प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी के आधुनिक साहित्य में छायावाद का समाज को जो प्रदेय है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि छायावाद में नारी के उदात्त स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई थी। पहले हमने देखा था कि छायावाद में प्रकृति से जुड़ाव, रहस्य की प्रवृत्ति और आत्मस्वीकृति का साहित्य था छायावाद। सूक्ष्म सौंदर्य की प्रतिष्ठा हुई और आज हम देखेंगे कि नारी के उदात्त स्वरूप की प्रतिष्ठा छायावाद के अंतर्गत हुई। छायावाद की ये जो विशेषता है कि उन्होंने नूतनता उनकी ये रही कि नारी के उच्च स्तर को उन्होंने नारी के उच्च मूल्यांकन की है, यानी उन्होंने नारी के स्वरूप को उदात्त स्वरूप प्रदान किया। प्राय पाश्चात्य जो राजनीतिज्ञ हैं उनका ये आरोप रहा है कि भारत में नारी बहुत पिछड़ी हुई है, अशिक्षित है और दुर्बल है। छायावादी कवियों ने इस आरोप का उत्तर देने के लिए नारी का बहुत ऊंचा मूल्यांकन किया। उनकी नारी के संबंध में बहुत ऊंची धारणा थी। छायावादी नारी को प्रसाद के शब्दों में अगर हम देखें तो वे कहते हैं, तुम देवी आह कितनी उदार, वह मात्र मूर्ति वह निर्विकार, हे सर्वमंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती, मैं भूला हूँ तुमको निहार, नारी साही यह लघु विचार। नारी के इस उच्च वर्णन को पढ़कर नारी के संबंध में लघु विचार को भूल सकता है। प्रसाद जी ने कामायनी में नारी को महत्व देने के लिए महाकाव्य का नाम नायिका के नाम पर रखा। यह नारी पुरुष की गुरु, नेतृत्व करने वाली और सृष्टि की नियामिका है। नारी सेवक है, सेवक सेव्य से बड़ा होता है। जैसे माँ पुत्र की सेवा करते हुए भी उससे बड़ी है, छायावादी कवियों ने पुरुष का भी मूल्यांकन किया है। तुलसीदास जी ने कहा था कि पुरुष बहुत बड़ा है पर अपना मूल्यांकन नहीं जानता, उसके भीतर भगवान है। छायावादी कवि प्रसाद ने भी यही भाव अपनी कविता में दिखाया। उनके अनुसार पुरुष भीतर के परमात्म स्वरूप आत्म तत्व के कारण ही बड़ा नहीं है, वैसे भी बड़ा है। जो बाहर है वही भीतर है। प्रसाद का पुरुष कहता है कि मेरी प्रत्येक चीज़ बड़ी है, अतः मैं बड़ा हूँ। यह बहुत ही व्यवहारिक किंतु महान मूल्यांकन है और यह छायावादी कविता की एक बहुत बड़ी देन है। छायावादी प्रदाय के अगले विषय के रूप में, अगली विशेषता के रूप में हम ये देखते हैं कि उस काल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ, यानी छायावाद का अगला प्रदेय है सांस्कृतिक पुनर्जागरण। छायावादी कविता की जो देन है उसमें वैदिक संस्कृति के पुनर्जागरण की है। जिस युग में छायावादी काव्य जन्मा उस युग में वैदिक संस्कृति के पुनर्जागरण की बहुत सुनी जाती थी। छायावादी कविता में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का यह प्रयास स्पष्ट झलकता है। विद्वान आलोचकों ने भी छायावाद को एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम माना है। छायावाद के अन्यतम ग्रंथ कामायनी महाकाव्य में वेदों के पुनर्जागरण का स्वरूप स्पष्ट देख सकते हैं। जिस प्रकार तुलसीदास जी का रामचरितमानस नाना पुराण निगमागम सम्मत है, उसी प्रकार कामायनी वेदों और ब्राह्मणों का सार है, जो युग के अनुरूप ढालकर प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन ऋग्वेद के प्रतीक जैसे मित्र, वरुण, सविता, उषा आदि का इसमें व्यवहार है। अनेक प्रकार के यज्ञों की भी चर्चा वेदों से ली गई है। छायावाद के दूसरे प्रमुख कवि पंत ने उपनिषदों को अपनी कविता में उतारा है और निराला जी की प्रवृत्ति भी वेद आदि के पुनर्जागरण और सांस्कृतिक उत्थान की रही है। महादेवी ने वेदांत और सांख्य आदि के आधार पर अपनी कविता में आध्यात्म विषय की चर्चा की है। इस तरह छायावाद का
संपूर्ण काव्य छायावाद के संपूर्ण कवि सांस्कृतिक जागरण के प्रति रुझान रखते रहे हैं और उन्होंने वेदों की संस्कृति को, भारतीय प्राचीन परंपराओं को, प्राचीन ग्रंथों से आई जीवन पद्धति को अपनाने के लिए अपने काव्य में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कविताओं में उनका समावेश किया है। छायावादी कविता के पात्र भारतीय प्राचीन संस्कृति को जीते हुए प्रतीत होते हैं और उनमें छिपी हुई विशेषताएं कवियों के माध्यम से अपने पात्रों के भीतर आरोपित करके उनकी श्रेष्ठता को व्यवहारिक रूप से उजागर करने का प्रयास किया गया है। इस तरह सांस्कृतिक पुनर्जागरण या सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना करना छायावाद का एक महानतम प्रदेय है भारतीय विरासत को। अगली विशेषता है रस की महती भूमिका, यानी छायावादी कवियों ने जो अगली महत्वपूर्ण देन दी थी वो है रस का परिपाक। यानी भारतेंदु काल से जो आधुनिक कविता प्रारंभ हुई वह धीरे धीरे इतिवृत्तात्मक और नीरस होती गई। छायावादी कविता रस का सांगोपांग रूप लेकर चलती है। प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य में रसवाद की, अभिनव और गुप्त आचार्य की लोकोत्तर आनंद वाली मधुमती भूमिका है। एक उदाहरण है, चांदनी सदृश खुल जाए कहीं अवगुंठन आज संवरता सा, जिसमें अनंत कल्लोल भरा लहरों में मस्त विचरता सा। उन्होंने इस काव्य में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना की है। कामायनी महाकाव्य के सर्गों के नाम भी भाव लहर बताते हैं। प्रसाद के संपूर्ण काव्य में रस और भावों की ऐसी धारा बहती है जो पाठक को तल्लीन कर देती है। पंत के काव्य में रस का एक सुंदर उदाहरण हम इस रूप में देख सकते हैं। उषा का था उर में आवास, मुकुल का मुख में मृदुल विकास, चांदनी का स्वभाव में भास, विचारों में बच्चों की सांस। इस तरह की कोमल कांत पदावली से युक्त कविता रस से परिपूर्ण है। निराला और महादेवी के काव्य में भी गीति काव्य का सौंदर्य दर्शनीय है। महादेवी की कविताओं में गेयता और माधुर्य विशिष्ट विशेषताएं हैं और ये माधुर्य रस का पूर्ण परिपाक है। निराला की कविताओं में भी गेयता है, संगीतात्मकता है और जिससे रस इन कविताओं में भरा हुआ प्रतीत होता है। छायावाद की अगला प्रदेय है कल्पना प्रवणता की बहुलता। छायावादी कविता में कल्पना प्रवणता एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में है। महादेवी जी ने अपनी कल्पना प्रवणता की यामा की भूमिका में कहा है कि मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान मेरी कल्पना के पीछे सदा ही हाथ बांध कर चलता रहा है। यानी उनकी कल्पना आगे चली और उनका ज्ञान पीछे। इसी से जब रात दिन होने का प्राकृतिक कारण मुझे ज्ञात न था, तभी संध्या से रात तक बदलने वाले आकाश के रंगों में मुझे परियों का दर्शन होने लगा। जब मेघों के बनने का क्रम मेरे लिए अज्ञेय था, तभी उनके वाष्पतन में दिखाई देने वाली आकृतियों का मैं नामकरण कर चुकी थी। और जब मुझे तारों का हमारी पृथ्वी से बड़ा या उससे समान होना बता दिया गया था, तब भी मैं अपने आंगन में आओ प्यारे तारे आओ, मेरे आंगन में बिछ जाओ गाकर उन महान लोगों को नीचे बुलाने में नहीं हिचकिचाती थी। यानी कल्पना प्रवणता यहाँ पर दिखाई देती है कवित्री की कि ज्ञान में हम जानते हैं कि तारे पृथ्वी से भी बड़े हैं, फिर भी उनका आकर आंगन मात्र में बिछ जाना ये कल्पना की पराकाष्ठा है। अपनी इस कल्पना प्रवणता के सहारे छायावादी कवियों ने प्रकृति के बहुत से अमूर्त उपकरणों को रूप रंग देने का सुंदर प्रयत्न किया। जयशंकर प्रसाद के झरना नामक काव्य संग्रह में किरण कविता इस संबंध में देखी जा सकती है। कवि उसे देखकर जिज्ञासा करता है कि स्वर्ण कमलों की धूलि के समान सुनहरे परमाणुओं को उड़ाती हुई, बाल रवि के सुंदर मुख पर घुंघराले लटों के समान क्रीड़ा करती हुई
तुम कौन हो? ये प्रश्न कवि किरण से पूछते हैं। कवि किरण के साथ, सूर्य किरण के साथ आत्मीयता स्थापित करके उसकी नाना अनुभूतियों को अपने में ढाल लेना चाहता है। कभी उसे प्रणय के रंग में प्रेयसी के रूप में चित्रित करता है, तो कभी स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाले सुनहरे सूत्रों के रूप में, भूलोक को भी स्वर्ग की भांति शोक और वासना से रहित बना देने वाली प्रवृत्ति के रूप में। ऐसे ही पंत जी ने भी प्रथम रश्मि कविता में अपनी कल्पना प्रवणता का परिचय दिया है। इस तरह हम देखते हैं कि आत्म सौंदर्य की अभिव्यक्ति करने वाली छायावादी कविता की कल्पना प्रवणता आधुनिक कविता को एक बहुत बड़ी देन है। छायावादी कविता में हम कल्पना की ऊंची उड़ान पाते हैं और उसका आधार प्रायः उच्च अनुभूति है। उसमें कवियों के हृदय का सौंदर्य स्पष्ट झलकता है। छायावादी कवियों ने